इस मुल्क में ये जो ऑडियो के नाम पे ब्लैकमेल करना, वीडियो के नाम पे, फाइल के नाम पे ब्लैकमेल करना, ये भी बड़ा चूरन बेच दिया, खत्म हो गया। गद्दारी, दहशतगर्दी, आप कह लें मुहब्ब वतन ना होना, मुल्क दुश्मन होना, ये भी चूरन बहुत बिक गया। डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं पार्लियामेंट को वजीर आजम और काबीना। जी बिल्कुल, और मैं और बता दूं आपको, ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट जा सकती है। आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है, ये काबीना जब पूरी जाएगी तो पूरी गवर्नमेंट जाएगी, याद रखिएगा। अपनी आईनी मुद्दत से फारिग हो चुके हैं और किसी भी तरीके से अब उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर सवालिया निशान है, और इसको जो भी शख्स अब चैलेंज करेगा तो ये इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। मेरे ख्याल कल या परसों आ जाएगी जब ये इलेक्शंस का मामला होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। 75 साल जमहूरियत पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो चुके। आज भी $1 मिलियन सवाल, क्या हम किसी किंगडम में रहते हैं, मोनार्की में रहते हैं, या वाकई हम पाकिस्तान के जमहूर इस जमहूरियत के अंदर पनप रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज 2023 में भी हम उसी सवाल के ऊपर खड़े हैं जो हम 1990s में करते थे। हम सवाल करते थे कि क्यों इदारे एक दूसरे के साथ टकराव रखते हैं। हम सवाल करते थे कि जब लफ्ज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ लिख दिया गया है तो उनके इज्जत और वकार का एहतराम आखिर करना है तो किसने करना है? अगर उन्हीं के इज्जत और वकार का मामला था तो 9 और 10 अप्रैल 2022 की रात जो कुछ हुआ, उस वक्त तो आप कह रहे थे कि इज्जत और वकार की बात है। आज आपका इज्जत और वकार किसी और तरफ शिफ्ट होता दिखाई देता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, हम मख्तस कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामान आड़े आ जाता है और पार्लियामान कहता है कि हम पैसे नहीं जारी कर सकते। इस तमाम तर धमा चौकड़ी का आखिर हल क्या है? क्या हम वाकईतन आइन को सुप्रीम मानते हैं, या हमने दावे कर रखे हैं, अपेरेंट लोगों को बता रखा है और असल में मामला कुछ और है? और अगर वाकईतन आइन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं, तो मुझे बताया जाए, अवाम पाकिस्तान को बताया जाए कि पंजाब और केपी की निगरान हुकूमत का सेटअप कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा 90 दिन के बाद, उसकी क्या आईनी हैसियत रहेगी। हमें बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जस्टिस, चाहे वो 3 हो, 2 हो या फुल कोर्ट बेंच हो, उनका अगर एहतराम लाजिम है तो जो 9 और 10 अप्रैल 2022 की रात हुआ उसको जब सब मुकद्दम मानते हैं तो अभी जो फैसला हुआ है उसको क्यों नहीं माना जा रहा? और कॉन्फ्रंटेशन किस बात की है, लड़ाई किसकी बात की है? अगर मामला जमहूर का है तो जमहूर के मामलात को देखने की बजाय इन पीछो खम में लोगों को क्यों उलझाया जा रहा है, जमहूर को क्यों उलझाया जा रहा है? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। आज का हमारा हैशटैग है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, मैं उनका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के मेंबर जनाब एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, और आज के हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे जनाब इरफान कादिर साहब। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं, उनसे बड़े चीदा सवालात करना बनते हैं। सबसे पहले मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक आइन है, हम 75 साल जमहूरियत है, लेकिन हम अपने आप को कहते हैं कि अभी हम इमैच्योर जमहूरियत हैं। पता नहीं क्यों कहते रहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। हम बचपन से जवान हो गए, अभी तक हमारे लिए ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि हम वाकईतन मैच्योर जमहूरियत हैं या नहीं है, कि आज हमारा पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साइड पर रखते हुए अपना फैसला सादिर कर देता है। योर इनिशियल कमेंट्स ऑन दिस सर। देखें, ये ना हम जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता आती है, हम अभी पूरे मैच्योर हुए नहीं, जमहूरियत अभी पूरी चल नहीं सकती वगैरह वगैरह। ये सर्टन तबकात को सपोर्ट करते हैं, ये सारे फिक्रे, सारे सेंटेंसेस, ये सारी मिथ इस मुल्क के गैर जमहूरी कुव्वतों को, इस मुल्क में इस्तेसाल करने वाले तबकों को, इस मुल्क में मोनार्की या आप कह लें कि जो फैमिली डायनेस्टीज हैं उनको ये सपोर्ट करती हैं। डिस्क्रिशनरी जो पावर वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करती हैं।
सवाल ये है कि या जमहूरियत होती है या नहीं होती, या आइन होता है या नहीं होता। अब दरमियान में कोई चीज नहीं निकल सकती इसमें से। 23 करोड़ लोग हैं, 23 करोड़ लोगों ने किसी एक डॉक्यूमेंट इकट्ठे होना है तो उसका नाम आइन है। अब उसके मुताबिक जब मुझे सूट करे, मेरे साथ आप कह लें कि सहूलतकार हूँ तो मैं, मेरा रवैया और हो, मेरा सुप्रीम कोर्ट की बस हो जाए। अगर मेरे साथ सहूलतकार ना हो तो फिर यू कैन से कि सुप्रीम कोर्ट जो छा जाए। इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं चल सकता मुल्क। सो मैं समझता हूँ कि हमारे पास जो ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हुआ है अवाम के दरमियान और पीडीएम प्लस सहूलतकार, इनकी जो गवर्नमेंट है उसके साथ उनके दरमियान में ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया है। अब ट्रस्ट डेफिसिट तो छोटा लफ्ज है, अब थोड़ा सा जिसे कहते हैं डिसलाइकिंग या डिसलाइकिंग से अगली स्टेज है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो डेवलप हो रहा है। लोगों को ये कबूल नहीं है कि उनका बुनियादी हक वोट वो किसी भी तरीके से आप उसमें जालसाजी करके उसमें रुकावट बने। जो कोई रुकावट बनेगा वो नफरत का शिकार हो जाएगा। वो आप कह दें कि लोग उसके सामने खड़े हो जाएंगे और अल्टीमेटली ये बात सिविल नाफरमानी या एक फसाद की तरफ जा रही है। और ये जो लोग कहते हैं ना बेसिक मसला मुआशी है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इस मुल्क का बेसिक मसला मुआशी नहीं है। इस मुल्क का बेसिक मसला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसका आप बाई प्रोडक्ट है, जिसका रिजल्ट जो है मुआशी मसला है। इस मुल्क में करप्ट खानदान, हम करप्ट लोगों को रख लेते हैं, ईमानदारों को मार देते हैं, जेल में भेज देते हैं, ये डिस्क्वालीफाई कर लेते हैं। ये बात शुरू होती है कायदे आजम से और आज इमरान खान तक आ गई है। सो हम बड़ी दिलचस्पी से मुझे और आपको कहना होगा कि सर बहुत हो गई 75 साल में जो आपका पाकिस्तान उसने तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपके पाकिस्तान में तो गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी है, रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, सिविल सुपरमेसी भी नहीं है, और यहाँ पे लोगों को आपका पाकिस्तान बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। समझ जिंदगी आती के बाद में जाते कहाँ, फिर बचे रहते हैं 4-4 साल वो चले जाते हैं। अचानक ही यहाँ पे एक ये जो नामूस रसालत जाग जाती है और अचानक ही वो सो जाती है। कई साल सोई रहती है। हमारी मर्जी अपनी टाइमिंग पे वो निकलती है, नामूस रसालत अपने टाइमिंग पे वो सो जाती है। ये सारे तमाशे बहुत हो गए, पहले नहीं लोगों को पता था, पता है। लिहाजा अब पूरा सारा लोगों को पता है कहाँ जा रहा है। लिहाजा अब आपके करने के ये काम ही नहीं रहे। इस मुल्क में ये जो ऑडियो के नाम पे ब्लैकमेल करना, वीडियो के नाम पे, फाइल के नाम पे ब्लैकमेल करना, ये भी बड़ा चूरन बेच दिया, खत्म हो गया। गद्दारी, दहशतगर्दी, आप पहले मुहब्बे वतन ना होना, मुल्क दुश्मन होना, ये भी चूरन बहुत बिक गया। यहाँ पे किसी की निकाह ठीक होना या ना ठीक होना, किसी की शादी ठीक होना ना होना, औरत की हुक्मरानी जायज़ है कि नहीं जायज़ है, इस मुल्क में सिक्योरिटी रिस्क होना है, ये भी चूरन बहुत बिक गया। अब कुछ नहीं रहा बेचने। लोग आपसे ज्यादा लायक हैं, लोग आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। आप आज भी 75 साल पुराना चूरन बेच रहे हैं। अगर आप में कोई नहीं है, आप कह लें कि कोई यू कैन से कि IQ लो है, तो हम क्या करें इसका? या आप अगर अवाम के मुफाद के साथ नहीं खड़े होते तो हम क्या करें? फिर हमने आपके सामने खड़े होने, तो हो गए, हम खड़े हो गए। लिहाजा और हमसे मुराद है इस मुल्क का 23 हो गए। इस मुल्क का कोई सेन एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आपको अभी चूरन रख गए। लिहाजा आप आइन और कानून का चलन होना है, यही वे फॉरवर्ड है। आप पीछे हटें, कानून और आइन को आगे आने दें। जिसने बात करनी है कानून और आइन के मुताबिक करे। इसमें टेक्निकलिटीज निकाल के आप मैंडेट को, अवाम के बुनियादी हक को डिनाई नहीं कर सकते। बुनियादी हक को डिनाई करेंगे तो बदनीति पे, आपकी पर्सनल वेंडेटा पे या पर्सनल आपके लेके कोई ईगो पे, कोई लालच पे, किसी से पकड़ी हुई सुपारी पे, किसी खौफ पे मबनी किसी के पर्पस को सर्व करने पे हो सकती है। ये कहीं इस मुल्क के, इस कौम के मुफाद में। वेरी राइट। लिहाजा हम जमशेद भाई साथ रहिएगा। मैं मजीद आपसे पॉइंट है, पूरा शो है, बड़ा टाइम है हमारे पास। मैं जरा अजहर सिद्दीक साहब को शामिल करता हूं। 1 इंच से कम नहीं लेंगे हम इसे 1 इंच कम नहीं लेंगे, एक ग्राम भी कम नहीं लेंगे। यहाँ पे या जमहूरियत होगी या नहीं होगी, आइन होगा या नहीं होगा, और आइन हमें लेके रहना है। हम इस राह में वेरी राइट अजहर भाई कुर्बान हो जाए। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, आप फरमाइएगा, आज पार्लियामान ने जो कर दिया है, अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला देती है, मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला देते हैं, स्टेट बैंक को कहा जाता है, स्टेट बैंक पैसों की मौजूदगी का भी इजहार करती है, पैसा भी बहुत पड़ा है, लेकिन पार्लियामान कहती है हमने नहीं देना। ये कौन सा तरीका है और इसके ऊपर क्या चार्ज लग सकता है? अजहर भाई। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब। आईने पाकिस्तान 1973 एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का एक प्रिंसिपल बड़ा वाज़े तौर पर मौजूद है। और इशू समझना है। इशू ये है कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन कराना नहीं चाहती और
निगरान हुकूमत उसके साथ मिली हुई है और इलेक्शन कमीशन भी एक तरह से फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रही है। वो भी आईने पाकिस्तान 1973 को नफाज करनी चाह रही। वो केयर टेकर की अपॉइंटमेंट से लेकर आगे सारा प्रोसीजर देख लें, ट्रांसफर, पोस्टिंग, 144 का नफाज, एंटी करप्शन पर्चे दर्ज करना और पीटीआई के अगेंस्ट जो एक बड़ी वेनम अगर देखा जाए तो नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक माइंड सेट के साथ चल रहा है। और जो कि मैं तो लाहौर हाईकोर्ट से सारे मामले को देख रहा हूँ। 10 फरवरी का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है, जब जस्टिस जवाद हसन ने सिंगल जज ने कह दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और साथ ये भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है ना गवर्नर की मुशावरत के साथ तारीख देगा। तो मैं ना मानूंगा, रंग चलती रही, नहीं माने फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। और ये जो कहना कि जनाब हाईकोर्ट में तो था कुछ नहीं, हाईकोर्ट में तो सिंगल जज का फैसला आ गया, इंट्रा कोर्ट अपील ने उसको सस्पेंड ही नहीं किया, जो कि था ही कुछ नहीं उसके अंदर, और वो सिर्फ डिले करके टाइम देना चाहते थे। और ये रिकॉर्ड के ऊपर है कि जिस तरह डिले कौन कर रहा था, इलेक्शन कमीशन कर रहा था, गवर्नर का था। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने मैटर आपको पता है सेटल कर दिया। ये हमें उलझाई रखा कि 9 मेंबर बेंच, 5 मेंबर बेंच, अल्टीमेटली वो 5 मेंबर बेंच था, जो कि 9 मेंबर ने तो फैसला कभी अपना सुनाया नहीं। उनमें से 2 जजों ने अपने कमरे में बैठ के वो फैसला सुना दिया, वो एक अलग बात है। अल्टीमेटली वो फैसला 5 मेंबर बेंच का था, जो नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। पहली मार्च का फैसला आ गया। इससे पहले सदर पाकिस्तान सेक्शन 57 के तहत डेट दे चुके थे 10 अप्रैल की, और उसमें आकर फिर 30 अप्रैल की डेट 8 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने दी। वो फिर उसके बाद उन्होंने डिसबैन कर दिया। ये भी आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था। मैंने एक पिटीशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन अभी आप प्री मैच्योर लेके, अल्टीमेटली 3 अप्रैल को भी फैसला हो गया। 3 अप्रैल के बाद हालात सामने नजर आ गया कि इन्होंने फैसले पर अमल दरामद नहीं करना, इसलिए सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया गया और बाकी सेक्रेटरी कैबिनेट, सेक्रेटरी अपना डिफेंस को बुलाया गया। उनसे आगे पूछा गया, उन्होंने कहा जी इस तरीके से काम हो सकता है, और डायरेक्शन उन्हीं को दी गई। वफाकी हुकूमत को एक तरफ रखा गया कि वफाकी हुकूमत करती रहे अपनी तरफ। ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का पैसा है, ये पैसा यानी कि आप इस बहाने के ऊपर हमने इलेक्शन ही कराने पैसा, और ये पैसा कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं मांग रहा है, इलेक्शन कमीशन ने मांगे हैं। तौहीन अदालत लग सकती है आजर सिद्दीक साहब, तौहीन अदालत या आर्टिकल 6 वजीर आजम और वफाकी काबीना पे? मैं बता देता हूं आपके सामने, स्टेट बैंक ने अपना काम कर दिया, उसने पैसे का अकाउंट दे दिया, सेक्रेटरी फाइनेंस वगैरह ने सारा कर दिया, और ये मामला उठा के वफाकी काबीना लेगी अपने पास। आर्टिकल 90 और 4 और 5 जहां तोड़ा वहां हलफ तोड़ा उन्होंने। और 2 तरह के फंड होते हैं, एक एनुअल बजट स्टेटमेंट है, एक सप्लीमेंट्री ग्रांट है। क्योंकि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट में पैसे आ रहे हैं, ये पैसे दे रहे हैं, ये पैसों से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के पैसों में आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, सप्लीमेंट्री ग्रांट आपको पता है फौरन ली जाती है, और जब बजट स्टेटमेंट दी जाती है जून में असेंबली के साथ, और ये इस तरह की एक नहीं है, आपको हजारों मिलेंगी सप्लीमेंट्री ग्रांट, जो बाद में जाकर पैसा आ जाता है। और अल्टीमेटली जो उन्होंने इनकार कर दिया है और उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट बनती है, यानी यहाँ स्टेट बैंक भी बच गया, या आप कह रहे हैं सेक्रेटरी डिफेंस या सेक्रेटरी फाइनेंस भी, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो पैसे उन्होंने ट्रांसफर नहीं किए, अगर रख दिए, पैसे ट्रांसफर होने थे इलेक्शन कमीशन के पास, और अगर फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आएगा तो आर्टिकल 90 और 91 के तहत वजीर आजम भी और काबीना भी उनकी आएगी। बहाना ये करते रहे हमने डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं पार्लियामेंट को वजीर आजम और काबीना। जी बिल्कुल, और मैं और बता दूं आपको, ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट जा सकती है। आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा है, ये काबीना जब पूरी जाएगी तो पूरी गवर्नमेंट जाएगी, याद रखिएगा। और पूरी गवर्नमेंट जब जाएगी, आप यहां से समझ सकते हैं ये बड़ा सीरियस मामला है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, आइन ना सिर्फ तोड़ा जा रहा है, एब्रोगेट या सबवर्जन का नहीं लिख सकता, कह सकता, लेकिन इतना बता दूं मैं आपको कि आइन के साथ जो खिलवाड़ इन्होंने कर दिया, पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। आप पूछ कर देखें, आप इंग्लिस्तान, अमेरिका, इंडिया, आप यूरोप में कई लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं, मेरे पास तो जवाब इसका नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ। और वो बाकायदा आप इस पे लिख रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको पता है बड़े बड़े आर्टिकल्स आने हैं, और बताना है कि पाकिस्तान में जहां ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, उस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को रेप हो रहा है, यहाँ पर किस तरह कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं कल ये भुगतेंगे, याद रखिएगा। हमने अपने हिस्से की क्षमा जला दी है। अब ये हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करा दी, एमिनेंट लॉयर्स आए, आकर उन्होंने सारा एक एक चीज क्लियर कर दी है। अब कोई दूसरी राय नहीं है, यानी या तो आइन बदल दे, 90 दिन का निकाल दे, ले आए मेजोरिटी उठाकर, आपको किसी ने रोका है, लेकिन जब तक आइन इस शक्ल में मौजूद है, 90 दिन की कदगन मौजूद है, पैसे आपको देने हैं, उसके बगैर आपके पास और कोई चारा नहीं है। You have to obey and you have to go by the constitution, और आपको पैसे और बड़ी मजेदार बात है, 21 अरब रुपया आप रोक कैसे सकते हैं? आप तो कस्टोडियन है, आप तो अमानतदार हैं, बाकी हुकूमत, पैसा हमारा है,
कौम का पैसा है, ये घरों से लेकर आए हुए हैं, सिर्फ इनको इख्तियार दिया होगा इस्तेमाल करने के हवाले से, लेकिन ये पैसा पूरी कौम का है। और अगर इतना शौक है तो समझते हैं कि कौम इलेक्शन नहीं चाहती है, आप एक सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन करा के देख ले, टर्नओवर बता देगा कि पूरी कौम इलेक्शन चाह रही थी, नहीं चाह रही, और जो जीतेगी वो आ जाएगी। और वफाकी हुकूमत जो इसमें दखल अंदाजी कर रही है कि ये उनका कोई इख्तियार ही नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद वफाक एक तरफ हो गया, वफाक ने सिर्फ पैसे देने हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। सेक्रेटरी डिफेंस ने आगे अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो रही है या सेक्रेटरी डिफेंस के हवाले से वो आती है तो उसे फैसिलिटेट करना है। और ये मैं बता दूं आपको, इस मुल्क में इस वक्त जो इस अनारकी और जो सारे हालात के जिम्मेदार जो है वो इलेक्शन कमीशन है। यही इख्तियार जो सुप्रीम कोर्ट का है, आर्टिकल 220 के तहत ये इस्तेमाल कर सकता था इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। निगरान वज़ीर से लेकर अब तक सारा मैंने आपके सामने रख दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार, अगर ये किरदार अदा किया होता तो मुल्क में इतना बड़ा ये जो बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है कभी ना होता। वेरी राइट। अजहर साहब साथ रहिएगा। जमशेद इकबाल चीमा साहब, मुज़ाकरात की टेबल पर आप लोग बैठने लगे हैं, आप कितना संजीदा देखते हैं गवर्नमेंट को, या आप लोग खुद कितना सीरियस हैं इसके ऊपर? देखिए, इसमें मामला ही है, मामला सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के दरमियान है। हम उस पर मुज़ाकरात नहीं कर सकते, इस पर मेरी पोजीशन है। ये मुज़ाकरात हो सकते हैं, आप कह लें कि बलूचिस्तान के इलेक्शन पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, सिंध के इलेक्शन पे मुज़ाकरात हो सकते हैं, के इलेक्शन पे मुज़ाकरात जो केस अंडर डिस्कशन है केपी और पंजाब के इलेक्शन पे, उसमें मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो मामला वो तय कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस पर अमल दरामद होना है वो करना है वफाकी गवर्नमेंट ने। उसका मोडस ऑपरेंडी जो है इलेक्शन का, ये किस तरह फ्री एंड फेयर हों, किस तरह ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स हों, किस तरह आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों, किस तरह मतलब आप कह लें कि गलत फहमियाँ हों तो दूर करें, वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर करें, इन चीज़ों में मुज़ाकरात हो सकते हैं। डेट पे हम मुज़ाकरात नहीं हो सकते, उसके होने हैं कि नहीं होने, इस पे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हाँ, एक ही चीज हो सकती है कि आप सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है कि आप आए मेरे पास, गवर्नमेंट से पूछ के अगर आप इलेक्शन इकट्ठा कराना चाहते हैं तो वो डेट बताएं। जो आप डेट बताएं तो सुप्रीम कोर्ट डेट तय करे, आप जाके अपनी दें, क्या नाम है, कंसेंट दें कि जी फलां डेट को हम असम्बलियां तोड़ रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट का भी इलेक्शन, ये बाकी असम्बली का इलेक्शन भी साथ होगा, तो आप हमें डेट दे दें। तो सुप्रीम कोर्ट नए सिरे से कोई डेट दे दे, वो एक तरीका हो सकता है। ये नहीं है कि आपका केस चल रहा है जनाब सुप्रीम कोर्ट के साथ और हम बाहर बैठ के मुज़ाकरा करें, ये टोटल डिसेप्शन है, इट्स ए डिसेप्शन। ठीक है, किसी डिसेप्शन में हम नहीं आ रहे और साथ कह रहे हैं कि हमने कहा है जी कि क्या नाम है, दे दें हमें जो अपना अपोजिशन का कहने के लीडर ऑफ द अपोजिशन हमें दे दें, हमें हमारे लोगों को वापस असम्बलियों में लें, ये उस तरह का प्रोपेगेंडा, ये सारी आप कह लें डिसइंफॉर्मेशन है। कोई ऐसी बात हम नहीं मांग रहे, हम बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करने को तैयार। मुज़ाकरात सिर्फ इस बात पे होंगे कि बलूचिस्तान के, सिंध के और मरकज के इलेक्शन कब होने हैं। बाकी इलेक्शन जो है वो तयशुदा है, उसके मुताबिक उसकी डिटेल्स पे कोई बात, मोडस ऑपरेंडी पे कोई बात वो हो सकती है, इससे ज्यादा बात नहीं हो सकती। लिहाजा ये ट्रस्ट है आपको सिराजुल हक साहब की मीडिएशन या मॉडरेशन के ऊपर ट्रस्ट है? नहीं, देखें, सिराजुल हक साहब, आप कहते हैं सिराजुल हक साहब तो आज तक अपनी पार्टी को नहीं बता सके कि वो चाहते क्या है। अपने वोटर जो जमात इस्लामी का वोटर है उसको नहीं बता सके, वो ऐसा दरमियान में घूमते हैं, ऐसा दरमियान में रहते हैं, दरमियान की सच्ची बात है। मुझे नहीं समझ आती, उनके बच्चों को भी समझ आती है कि वो चाहते क्या है, कभी नहीं, मुझे तो कभी नहीं समझ लगी आज तक। मैं जमात इस्लामी में रहा हूँ, मेरे वो पहला भी रहे हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज ऑनेस्टी, और अच्छे आदमी है वो, लेकिन सच्ची बात है वो कभी नहीं समझ लगी, उस बंदे की कभी समझ लगी वो चाहते क्या है, वो दरमियान में ऐसा घूमते हैं। सो सिराजुल हक से क्या मतलब आपने करवाना है, वो तो ऐसे आना जाना, ये वो टीवी की खबरों में आ जाएगा, जमात इस्लामी के बंदे खुश हो जाएंगे कि जनाब वो देखिए सिराजुल हक की इतनी इंपॉर्टेंस है, आज सारे मामला वो तय करें। ये इट्स अ डिसेप्शन। सो डिसेप्शन में सिराजुल हक को किसी ने कुछ नहीं देना, सिराजुल हक के थ्रू कुछ नहीं निकलना, और दूसरा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के दरमियान है, लिहाजा फैसला वहां पे होना है। हम उसमें डायरेक्ट फ्रीक नहीं है, हम डायरेक्ट फ्रीक होंगे जब हमारे साथ मुज़ाकरात होंगे नए सूबों के इलेक्शन के बारे में, मरकज के इलेक्शन के बारे में। वेरी राइट। मैं ज़रा इरफान कादिर साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। इरफान कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये रहेगा कि क्या फंड्स जारी ना करना तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता? इरफान कादिर साहब, कादिर साहब है हमारे साथ? नहीं जी, लाइन ड्रॉप हुई है। कादिर साहब से हमारी कमिटमेंट थी आज शो में और काफ़ी देर से उनको फ़ोन पे लेने की कोशिश की जा रही है।
उनके साथ हमारी ये गुफ्तगू हुई थी कि वो टाइम देंगे और मेरे पास कुछ बड़े तल्ख सवालात थे, लेकिन फ़ोन उठा के उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दिया। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानान से ये पूछना है कि ये जो निगरां हुकूमत है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या रहेगी, यानी उनका तो टाइम अब तकरीबन ख़त्म, और उसके बाद पोजीशन क्या रहेगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदेद कहता हूँ। हमें इस वक्त राजा आमिर अब्बास साहब ने भी ज्वाइन किया है। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इससे पहले कि मैं बाकियों से बात करूँ, आपकी टेक लेना बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि ये जो निगरां सेटअप है 90 दिन के बाद इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है आइन के मुताबिक? देखिए, आइन के मुताबिक जो इनको मैंडेट दी हुई है, जो इनका पर्पस है, इनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, अब 1 या 2 रोज हो चुके हैं। तो अब जो भी ये अमल करेंगे, जो भी ये काम करेंगे, ऑल्दो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शंस का एक्सटेंशन दिया था मई में, उसकी हद तक तो गालिबन ये काम कर सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब डिले तो हो चुका है 90 डेज का, लेकिन उसमें पहले अप्रैल की डेट थी, अब मई की है। तो आई थिंक कि मई तक इनको चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से अब इसमें दोबारा पिटीशन जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ही इसकी वजाहत करेगी कि जी आया इनको वो फर्दर अपनी जारी रखने के लिए टिल दी इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस तो वो तो हुकूमत कह रही है हमने कराने नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ही इसको अब फर्दर करेगी, अदरवाइज वो बिल्कुल जोन से हैं कि अपनी आईनी मुद्दत से फारिग हो चुके हैं और किसी भी तरीके से अब उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर सवालिया निशान है। और इसको जो भी शख्स अब चैलेंज करेगा तो ये इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, मेरे ख्याल कल या परसों आ जाएगी। जब ये इलेक्शंस का मामला होगा तो उसमें सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। राजा साहब, ये अभी जो पार्लियामान खड़ी हो गई है कि हमने पैसे नहीं देने, मुस्तरद कर दिया सीधा सीधा। अजहर सिद्दीक साहब तो कह रहे थे कि आर्टिकल 6 लग सकता है और ये पूरे की पूरी गवर्नमेंट कैबिनेट समेत फारिग हो सकती है, आप भी यही समझते हैं? देखिए, बड़ी अजीब सी बात हो रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो सी है वो तमाम अदारों पे आईन पाकिस्तान के तहत फर्ज है, और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है। ये ज़हन में रखिए कि हमारे आइन के 3 सतून जो होते हैं उसमें एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेचर है और एक जुडिशरी है। तो जो ये पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेचर है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होनी है, अमल दरामद होना है, वो एग्जीक्यूटिव ने करना है। और एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट। तो पार्लियामान का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक है। भले से वो करारदादे पास करते रहे, उन करारदादों का कोई कानूनी वजूद नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अच्छा। हाँ, वजीर आजम साहब और उनकी काबीना इसके लिए जवाबदेह हैं, और इसमें जो खासकर फाइनेंस के जो मिनिस्टर हैं जी इसहाक डार साहब, पहली पोजीशन उनकी आती है कि उनको बुलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब देखते हैं कि जी आप चूंकि फाइनेंस को हेड करते हैं और ये फाइनेंसिस का इशू है, अगर नहीं दिया जा रहा और आपकी तरफ से ये रुकावटें की जा रही है तो सबसे पहले इसहाक डार साहब, और अगर वो कहते हैं कि जी मेरा ये फैसला नहीं है, ये तो वजीर आजम साहब का है, तो फिर वजीर आजम साहब का नंबर है। और अल्टीमेटली ये दोनों जो से हैं आर्टिकल जो 204 है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि जो वर्ड यूज हुआ है रेडिक्यूल करना, रेडिक्यूल डजंट मीन कि खाली जुबान से किया जाए। तमस्खर उड़ाने का मतलब है ये तो प्रैक्टिकली आइन का भी तमस्खर उड़ा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी यहां से वहां फेंक रहे हैं, वहां से वहां फेंक रहे हैं, वहां से दोबारा वापस आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस नोटिस के पैरा 5 में बड़ा क्लियरली मेंशन किया था फारूकी साहब के
हम इन फर्स्ट इंस्टेंस तो हम जा रहे हैं इलेक्शंस की तरफ, लेकिन ये ज़हन में रखा जाए, उसमें लिखा हुआ है कि द डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो उनसे हैं वो आईने पाकिस्तान में भी दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें बताने की जरूरत नहीं, और माजी में मिसालें भी हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो माजी की मिसालें हम देखते हैं तो यूसुफ रजा गिलानी साहब हमारे सामने हैं। रिसेंट आप एक मिसाल देखते हैं तो कश्मीर के वजीर आजम आपके सामने हैं, तनवीर इलियास। जी जी जी। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो मुझे लग रहा है कि इसहाक डार साहब और वजीर आजम साहब इन द फर्स्ट इंस्टेंस वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अलॉन्ग विद द रेलेवेंट सेक्टर। वेरी राइट सर, आप साथ रहिएगा। अजहर सिद्दीक साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या रहेगी निगरान सेटअप की पंजाब और केपीके के अंदर? टाइम पास हो गया जी, टाइम गुजर गया 90 दिन। जहां तो केपीके का मसला है ना, वो तो मैं पहले दिन से ही समझता हूं कि वो केयर टेकर कैबिनेट जो है और वजीर आला अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है। आर्टिकल 112 बड़ा क्लियर है कि पहले आपने पोल डे देनी है और उसके बाद केयर टेकर है, यानी आपने पोल डे दी नहीं, केयर टेकर आपने लगाया। आपने किस यानी मकसद इंटेंट क्या है, वो इलेक्शन कराना है। पंजाब में देखें, पंजाब में क्या है, पंजाब में गवर्नर ने कहा कि मैंने तो असेंबलियां डिसॉल्व नहीं की हैं और वो सब टाइम हुई है। अच्छा, इसमें अब इलेक्शन कमीशन ने किया, इलेक्शन कमीशन जो नोटिफाई कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, वो नहीं कराया इलेक्शन उन्होंने, लेकिन वो अपनी जगह पर मौजूद है, वो डेट इज सेपरेट इशू। लेकिन सवाल है कि नॉट लेटर देन 90 डेज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो आपके केयर टेकर कैबिनेट मैं तो समझता हूँ कि 90 दिन के बाद होगी। और इसमें दो चीजें मैं ऑलरेडी शेख रशीद साहब की तरफ से मैंने टेकअप कर लिया है। पहला तो मैंने मोहसिन नकवी साहब को बतौर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर अजहर सिद्दीक साहब से हमारा राब्ता थोड़ा मुनक़ता हुआ है। मैं जरा जमशेद इकबाल चीमा साहब, क्या रहेगा स्टेटस इस निगरान सेटअप का, और आप कबूल कर लेंगे हालात तो बहुत बेहतर नहीं है? नहीं, बेहतर आप कह रहे होने उस वक्त है जब आप कह रहे लोगों को मैंडेट मिलेगा, मैंडेट वाले लेजिटिमेट लोग आएंगे। जो इलेजिटिमेट लोग हैं ये तो कंप्रोमाइज हैं, ये सुबह दोपहर शाम कंप्रोमाइज करते हैं। गवर्नमेंट जो बगैर मेजॉरिटी की खड़ी है, 42 लोग एक करारदाद पास करते हैं और अंडू करने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, और अहम लोग उस पर साइन नहीं करते। ये तो बिल्कुल एक तमाशा बनाया है इन्होंने वहां पे। तो यहाँ जो सूबों में है उनके मुद्दत पूरी हो जाती है तो ये लोग अजनबी हो जाएंगे। जिस दिन 90 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही अजनबी हो जाएंगे। अजनबी लोगों का फैसला किसी ने उनका साइन, उनका कोई आप पहले फाइनेंशियल डिसीजन कोई मानेगा या नहीं मानेगा, मैं नहीं समझता कोई भी माने। ये तो लोगों की तरह रुक जाएंगे यहाँ पे तो कोई भी हर फाइल रुक जाएगी, बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएगा सुबह, और यहाँ पे कोई गवर्नमेंट प्रैक्टिकली नहीं होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग इनके किए हुए फैसले पे अमल दरामद नहीं करेंगे, मतलब इन्हीं के सेक्रेटरी या ब्यूरोक्रेसी अमल दरामद नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त कोई लेकिन चीमा साहब माइट इज राइट वाली पॉलिसी चल रही है ना। आज राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इसी तरह से इनके जो वकील इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने हमें टाइम दिया हुआ था और वो किसी वजह से नहीं आ सके या नहीं आना चाह रहे होंगे, बहरहाल इरफान कादिर साहब वो कहते हैं 14 मई को नहीं होंगे इलेक्शन। पिछले शो में मेरे क्या गए बरमला। तो जब इतना ओपन एंडेडली मुखालफत हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, पीछे रह क्या गया सर? देखिए, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया माइट इज राइट। माइट किसके पास है? माइट तो अवाम के पास है। इनके पास माइट भी नहीं रही, माइट भी नहीं रही अपेरेंटली सर, नहीं है ना, वो नहीं है, अपेरेंटली भी नहीं है। ये आके जमान पार्क आजमा लिया ना 40 घंटे, क्या हुआ? 40 घंटे आके आजमा लिया ना जमान पार्क, क्या इनके मतलब आपको कहा तो ये तो चूरन बेचने के काबिल नहीं रहे। ये तो अपने घरों में अजनबी, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नवाज शरीफ घर से नहीं निकल सकता, शहबाज शरीफ कहीं अवाम में नहीं जा सकता, मरियम बीबी एयरपोर्ट पर नहीं जाती, लोग उसके साथ क्या खींचते हैं, क्या नाम है, सेल्फी पे आते हैं कि बोलो कि मेरा खानदान ठीक है। कभी इस तरह हुआ था? सिटिंग गवर्नमेंट की सबसे ताकतवर शख्सियत, उसके साथ एक लड़की आती है कि कहती है कि बोलो मेरा खानदान चोर है। भाई इसे माइट कहते हैं। जिन लोगों का ये तो पता नहीं कितनी बेशर्मी है, कितनी गैरत की कमी है, कितनी डिठाई है, कितना लालच, कितना ईगो है, कितना तकब्बर है। तकब्बर किस बात का? चोरी का। सो बेसिकली बात है, देखें मैं बेसिक मेरी सुई अड़ गई आपकी माइट पे। ये माइट वाले कोई नहीं है, फारूक नहीं। पाकिस्तान को सर सिर्फ मुआशी चैलेंज दरपेश नहीं है,
थोड़ा सा पाकिस्तान को, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ढिटाई चैलेंज भी दरपेश है, वो अगर हल हो जाए तो माशी चैलेंज कोई मसला नहीं है बड़ा। सर गैरत और लालच दो बड़े चैलेंज हैं, ढिटाई से भी ज्यादा गैरत और लालच दो बड़ी चीजें। लालच सबसे बड़ा है, और दूसरी बात जो माइट का एक सिंबल थे वो भी माइट नहीं रही, वो भी माइट नहीं रही। जब देखिए जब ट्रस्ट खत्म हो जाए तो फिर कौन सी माइट। पंजाब पुलिस कितनी ताकतवर है, कितना लोगों से डरते हैं, वजह उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी, उनके पास आपने ट्रस्ट नहीं था, उनके पास आवाम की हमायत हासिल नहीं थी, जिनके पास हासिल थी 75 सालों ने कर लिया, अब उनके पास भी नहीं है। जब नहीं है तो पंजाब पुलिस से ज्यादा तो नहीं है वो, पंजाब पुलिस से बढ़ के नहीं है वो। अब लोग आजकल पंजाब पुलिस की मौजें लगी हुई हैं, लोगों की बातें नहीं करते, इनकी करते हैं। सो ये इशू है, ये इशू है, समझने की कोशिश करें। बिग इशू ये रहा हूँ ना, मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो कभी पहले को बोला था, एक बच्चा इस मुल्क का बोल रहा है, इस मुल्क का एक बच्चा बोल रहा है, कोई पर्दा रह गया? जब एक बच्चा बोल रहा है तो भाई जाने दो आप, ये इससे आगे ना जाओ। अभी लोग बोल रहे हैं, जरा बोल रहे हैं, इतने में इसी बात को समझ जाओ, इसी बात को समझो। सबसे पहला जो लाश होता है वो क्रेडिबिलिटी का लाश होता है, और साथ ही जब क्रेडिबिलिटी नहीं होती फिर आपकी ताकत हो जाती है, फिर आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। आप एक स्टेट आए और साबिक वजीर आजम को पकड़ ना सके, वजह कि साबिक वजीर आजम के हामियों को खतरा है कि आपने उसे पैगाम भेजा कि हम तुम्हें क्या नाम है, ये स्वाति की तरह नंगा करेंगे, हम तुम्हें स्वाति वाला सलूक करेंगे, हम जहर दे सकते हैं आपको। आपने पैगाम भेजा, अवाम को अपने लीडर से प्यार था, वो आपके सामने खड़े हो गए। ठीक है, रियासत 40 घंटे लड़ती रही, अभी भी खतरा है, अभी भी खतरा है, अभी भी खतरा है कि ईद की छुट्टियों में उनको उठाया जा सकता है, खान साहब को हिरासत में लिया जा सकता है। लालची लोग दिन में ख्वाब देखते हैं कि खान को गिरफ्तार कर लेंगे, ये दिन में ख्वाब देखते हैं कि खान को गिरफ्तार कर लेंगे। खान को बिल्कुल गिरफ्तार कर लेंगे जिस दिन खान खुद गिरफ्तार होगा, एक बात। दूसरी बात, खान उस दिन गिरफ्तार होगा जिस दिन उसे अदालत पे ट्रस्ट होगा कि अदालत अगर उसे पकड़ेगी या अदालत उसे लेके बुलाएगी तो अदालत के पास इख्तियार होगा। जिस अदालत का किया हुआ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं मानते, उस अदलत के सामने सबमिट होके फिर पता नहीं आपको किसने उठा के कहां ले जाना है। चीमा साहब साथ रहिए, अजहर भाई की टेक ले। अजहर भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई तीसरा फरीक नहीं है इस लड़ाई के अंदर, कोई तीसरा फरीक नहीं है। यानी एक तरफ पार्लियामान खड़ी है, एक तरफ हमारी अदलिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम की बात कर रहा है ना, लेकिन ये दो फरीकों की लड़ाई आखिर सेटल कैसे होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस से बाहर कैसे आएंगे? कोई कमेंट सर? आपने म्यूट किया हुआ है अपना स्काइप म्यूट किया हुआ है सर, इसको दौरान म्यूट कीजिएगा प्लीज। अच्छा देखिए जमील फारूकी साहब, आईने पाकिस्तान 1973 एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इमरानी मुआहिदा है, और ये जो बातें आज सारे पीडीएम कर रही है ये आइन में कहीं नहीं लिखी। कहाँ लिखा हुआ है कि 90 दिन से आगे आप इलेक्शन ले जा सकते हैं? कहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्शन का पैसा पार्लियामेंट में बैठ के आप इनकार कर सकते हैं? उसका तो मतलब है आइन तोड़ने की बात है ना, इसीलिए मैंने आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन की बात की है। और ये सारी जितनी भी चीजें हैं इस वक्त पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट आइन से बाहर बिल्कुल नहीं जा रही। कोई ऐसा फैसला उन्होंने ऐसा नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट, जो आइन है पाकिस्तान 1973 से बाहर हो। फर्क सिर्फ इतना है, एक डिक्टेटर आइन तोड़ता है, आर्टिकल 6 लगता है, और ये जो आइन तोड़ रहे हैं जमहूरियत के नाम पर, ये खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको भी बचत अब नहीं होनी चाहिए, बहुत हो गया इस आइन के साथ खिलवाड़। इस आइन का निफाज अगर आपने करना है तो इनके तोड़ने वालों को बिल्कुल कोई बचत नहीं होनी चाहिए। मौका मिले तो इनको भी चौकों में जीरो टॉलरेंस फांसी देनी चाहिए, बिल्कुल इनको चौकों में खड़े होकर फांसी देनी चाहिए। ये आइन तोड़ने से बड़ा क्राइसिस है कि आपने इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आप डर किस बात का? भाई इलेक्शन कह रहे हैं ना, इलेक्शन ही कौम चाहती तो इलेक्शन करा ले, मेजोरिटी बता देगी। जब मेजोरिटी बता देगी फिर क्या बात रह गई है? मेजोरिटी ने रूल करना है। आईने पाकिस्तान को सबोटाज करने वालों को या इसने वालों को बड़े सख्त जुमले हैं, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं, कोट एंड कोट अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि इन्हें चौकों पे लटकाकर फांसी देनी चाहिए। जुमले हैं अजहर सिद्दीक साहब के, माहिर कानून है, कह सकते हैं, जाहिर है उनको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। और वाकईतन इस मुल्क में आइन के नाम पर बहुत सारे काम ऐसे होते रहे हैं माजी में जिसको आप आइन नहीं कहते, और माहिरीन आइन और कानून भी उसको उसी तरह समझते हैं, लेकिन इंटरप्रेट करने वाले अपने अंदाज से उसको अपने तरीके से कर रहे होते हैं और उसकी धज्जियां भी उड़ाई जा रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ हाई टाइम कि अब फैसला कर लेना चाहिए कि ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है,
अवाम ने फैसला करना है कि किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की लड़ाई से बाहर निकलना चाहिए। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। तमाम मौजूद मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।